हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडेवर इमिग्रेशन। दिस इज गौरव। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा प्रोसेस और रिक्वायरमेंट्स को लेके। अगर आप भी 2025 में अपना ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हम इसके कंप्लीट प्रोसेस एंड रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि 2025 में क्या क्या चेंजेस आए हैं। इसके अलावा हम इसमें टॉप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा फंड्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से जो स्पॉन्सर हैं आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं फॉर स्टडी वीज़ा इन ऑस्ट्रेलिया, और आपको कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करने जा रहे हैं, पूरे प्रोसेस के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मिस मत करें। तो वीडियो को शुरू करें इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और चैनल। इसके अलावा आप में फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, जो ऑस्ट्रेलिया है आज एक जो है टॉप डेस्टिनेशन बना हुआ है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, स्पेशली फ्रॉम इंडिया, जो उनकी पहली पसंद है वो ऑस्ट्रेलिया है। उसका रीज़न ये है कि ऑस्ट्रेलिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और जो वहाँ का वेदर है वो काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। अगर हम इसको कनाडा या यूके से कंपेयर करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का वेदर भी अच्छा है और यहाँ पे जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा है और इसके अलावा पे रेट भी ज़्यादा है। इसके अलावा इस ऑस्ट्रेलिया में आपको जो है टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ मिल जाती हैं और वहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है काफ़ी अच्छा है। तो जब आप अपनी स्टडीज़ वहाँ पे फिनिश कर देते हैं तो आपको जो है अप टू 3 इयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा भी मिलता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का जो एजुकेशन फ्रेमवर्क है वो क्या है। ऑस्ट्रेलिया में जो एजुकेशन फ्रेमवर्क है उनको मोस्टली उन्होंने है डिफरेंट डिफरेंट जो है स्ट्रीम्स में डिवाइड किया हुआ है। फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मोस्टली एक वोकेशनल एंड पाथवे स्टडीज़ होती हैं, जिनको जो वोकेशनल कोर्सेज या ट्रेड कोर्सेज बोल देते हैं। इसके अलावा हायर एजुकेशन सेक्टर होता है जिसमें बैचलर डिग्रीज आ जाती है, मास्टर डिग्रीज आ जाती हैं या डॉक्टरेट डिग्रीज आ जाती हैं। तो अगर आप इंडिया या पाकिस्तान से आज की डेट में अपना स्टडी वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो अगर आप डिप्लोमा लेवल पे या किसी ट्रेड कोर्स में ऑफशोर से इंडिया या पाकिस्तान से अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसमें आपके 0% चांसेस ही होते हैं कि आपको वीज़ा मिलेगा। आपको जो है हायर एजुकेशन स्ट्रीम में ही जाना होगा, यानी कि आप बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं या मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर तो आपने इंडिया से 12th की हुई है तो आप जो है बैचलर डिग्री के लिए जा सकते हैं इन योर रिलेवेंट फील्ड। अगर आपने ऑलरेडी इंडिया से अपनी बैचलर डिग्री की हुई है तो आप जो है मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी लोग वहाँ पे अपनी बैचलर डिग्री के लिए जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जो है उनके लिए गैप एक्सेप्ट नहीं करता। सो मैक्सिमम जो है 1 ईयर का गैप ही चलता है। अगर आप 2025 इनटेक्स के लिए जा रहे हैं तो इट मीन्स कि आपकी जो लास्ट 12th है सीनियर सेकेंडरी है वो 2024 में हुई होनी चाहिए। जहाँ जो बच्चे अभी 2025 में अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करेंगे वो 2025 या 26 वाले इनटेक्स के लिए जो है एलिजिबल होंगे फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़, यानी कि बैचलर डिग्री के लिए। अगर आप जो है पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए यानी कि मास्टर डिग्रीज़ के लिए जा रहे हैं तो जो है आपका 7 से 8 साल का गैप भी चल जाता है, जो कि एकेडमिक गैप हो सकता है। आपको अपनी जो है वर्क एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया में जो टॉप 8 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं जिनको ग्रुप 8 यूनिवर्सिटीज़ भी बोलते हैं, उसमें ANU आ जाती है, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी। दैन द यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया आ जाती है, मोनाश यूनिवर्सिटी आ जाती है, द यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड आ जाती है, द यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड आ जाती है, द यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न आ जाती है, दैन UNSW आ जाती है, दैन यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी आ जाती है। तो ये जो है टॉप 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया की। इसमें इनको ग्रुप पेड यूनिवर्सिटीज़ बोलते हैं। इसके अलावा अगर मैं कुछ और पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ तो अगर आप स्पेशली सिडनी में जाना चाहते हैं तो आप UTS के लिए जा सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के लिए जा सकते हैं, मकायर यूनिवर्सिटी के लिए जा सकते हैं, कर्टिन यूनिवर्सिटी के लिए जा सकते हैं। अगर मेलबर्न में जाना चाहते हैं तो आप मोनाश यूनिवर्सिटी, RMIT यूनिवर्सिटी, ला ट्रोब यूनिवर्सिटी, डीकन यूनिवर्सिटी, स्विनबर्न यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, इनमें से कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी जो है चूज़ कर सकते हैं। जो बच्चे पर्थ में जाना चाहते हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, वो कर्टिन यूनिवर्सिटी, मुर्डक यूनिवर्सिटी या एडिथ कोविन यूनिवर्सिटी भी चूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है एक पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया की। इसके बाद अगर हम पॉपुलर कोर्सेज़ की बात करें तो उसमें जो है आपको सारे इंजीनियरिंग के कोर्सेज़ मिल जाते हैं, जैसे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसके अलावा सारी ही इंजीनियरिंग फील्ड के कोर्सेज़ आपको मिल जाएंगे फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, जो कि नॉन मेडिकल वाले बच्चे होते हैं। जो कॉमर्स वाले या मैनेजमेंट वाले बच्चे होते हैं वो अकाउंटिंग या फाइनेंस के कोर्सेज चूज़ कर सकते हैं। IT वाले बच्चे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं।
नॉन मेडिकल वाले बच्चे आर्किटेक्ट में जा सकते हैं, हेल्थ साइंस वाले बच्चे या मेडिकल वाले बच्चे फार्मेसी साइकोलॉजी के कोर्सेज भी चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, इन्वायरमेंटल प्लानिंग, एग्रीकल्चर साइंस, सोशल साइंस, लॉ एंड क्रिमिनल जस्टिस, ये सारे कोर्सेज आपको जो है ऑस्ट्रेलिया में मिल जाते हैं। तो हर एक स्ट्रीम के लिए वहाँ पे आपको जो है कोर्सेज मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी पॉपुलर कोर्सेज हैं। और ये जो सारे कोर्सेज हैं ये पीआर की लिस्ट में भी है। जब आप वहाँ पे अपनी स्टडी फिनिश कर लेते हो, तो जैसे ही आप अपना ऑक्यूपेशन चूज़ करते हो, उसमें जो है आप अपना पीआर का प्रोसेस भी शुरू कर सकते हो। अगर हम इनटेक्स की बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के लिए जो मेजर इनटेक्स होते हैं वो फ़ेब इनटेक होता है और जुलाई इनटेक होता है एवरी ईयर। इसके अलावा माइनर इनटेक्स भी होते हैं, जैसे कि मार्च इनटेक हो गया या नवंबर इनटेक हो गया। माइनर इनटेक्स में जो है आपको सारे प्रोग्राम्स नहीं मिलते, मेजर इनटेक्स में जो है आपको सारे ही प्रोग्राम्स जो है अवेलेबल होते हैं। तो जो बच्चे अभी से प्लानिंग कर रहे हैं, वो नवंबर इनटेक के लिए भी जा सकते हैं, क्योंकि नवंबर इनटेक में आपको जो है काफ़ी सारे कोर्सेज मिल जाएंगे कुछ कोर्सेज को छोड़ के। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक कोर्स चाहिए जो कि नवंबर इनटेक में अवेलेबल नहीं है, तो आप जो है फ़ेब इनटेक को टारगेट कर सकते हो, जो 2026 में शुरू होगा। सो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था कि एक तो जो है आपका गैप नहीं होना चाहिए, आपका 1 साल से ज़्यादा का गैप नहीं चलता। उसके अलावा ग्रुप पेड यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जो मैंने ऊपर बताई थी आपको, उसमें आपके पास जो है 12th में 80% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप किसी भी अदर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपके जो है 12th में 65% मार्क्स होने चाहिए। ये डिपेंड करता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपको 60% अबव से भी एडमिशन मिल जाता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जो है 70% अबव से एडमिशन मिलता है, लेकिन यूजुअली जो है 65% एंड अबव के साथ जो है आपको एडमिशन मिल जाता है। अगर हम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बात करें, तो मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 6 ईच के साथ आपको एडमिशन देती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपको जो है आइल्स में 6 ओवरऑल या इक्वल बैंड के साथ भी जो है एडमिशन मिल जाता है। एज़ लॉन्ग एज़ आपके पास पीटी में 50 ईच है, तो अभी जो है आप एडमिशन ले सकते हैं। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की जो है यही रिक्वायरमेंट है। तो इसके अलावा जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट होती है अंडर ग्रेजुएट स्टडी के लिए, वो होती है जीएस रिक्वायरमेंट, जिनको जो है जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट भी बोलते हैं। तो वो जो है पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट स्टडी के लिए अगर आप जा रहे हैं, दोनों ही कंडीशंस में आपको जो है मीट करनी होती है। अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटीज़ की बात करें, तो जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज होती हैं वहाँ पे 2 से ढाई साल की होती हैं, मोस्टली 2 साल की होती हैं। तो उसमें जो है आपके अंडर ग्रेजुएट जो आपने डिग्री की हुई है, जो भी अपनी बैचलर डिग्री की हुई है, उसमें मिनिमम 70% स्कोर्स होने चाहिए। अगर आप ग्रुप पेड यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर रहे हो, अगर आप किसी भी अदर यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, तो आपके जो है मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए इन योर बैचलर डिग्री। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज में आपके पास आइल्स के में 6.5 ओवरऑल, जहाँ 6 से कम किसी भी मॉड्यूल में नहीं होने चाहिए। जहाँ पीटी में 58 ओवरऑल के साथ, मिनिमम 50 के साथ भी जो है आप अपनी ऑफर लेटर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आपको जो है जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट मीट करनी होती है। हम जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट के बारे में भी आगे इसी वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो हैं अप टू 10 बैकलॉग्स लेती हैं, यानी कि आपने कोई भी इंजीनियरिंग की डिग्री की हुई है, कोई भी डिग्री की हुई है इंडिया से, तो आपका जो है अप टू 10 बैकलॉग्स हैं, तो अभी जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपका स्टडी गैप है, वो आपको जो है एक्सप्लेन करना होता है विद योर वर्क एक्सपीरियंस। अब हम बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट्स की। अगर आप ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें सबसे पहले तो आपको जो है अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। 10th 12th अंडर ग्रेजुएट मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट ईटीसी। अगर आप मास्टर डिग्री के लिए जाना चाहते हैं, अगर बैचलर डिग्री के लिए जाना चाहते हैं, 10th एंड 12th के सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा आइल्स और पीटी स्कोर्स की ज़रूरत पड़ती है। पासपोर्ट कॉपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आपका सीवी, आपकी एलओआर अगर आपके पास है, तो उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट्स अगर आप जो है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए जा रहे हैं। तो जो एप्लीकेशन का प्रोसेसिंग टाइम है टोटल 3 से 4 महीने का रहता है। डिपेंड करता है कि आप कौन से कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो जब आप ऑफ़र लेटर अप्लाई करते हैं, तो आपको जो है 2 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर जो है अपना ऑफ़र लेटर आ जाता है। तो मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी जो ऑफ़र लेटर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आपको कोई भी उनको चार्जेस नहीं देने होते ऑफ़र लेटर अप्लाई करने के लिए, जब आप जो है अपना ऑफ़र लेटर अप्लाई करते हैं। तो जो
वर्क ऑप्शंस हैं, जब आप अपना ऑस्ट्रेलिया में अपनी स्टडी फिनिश कर देते हैं तो आपको जो है 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है आफ्टर योर बैचलर डिग्री। इसके अलावा कुछ कोर्सेस में जो है आपको अप टू 3 इयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा भी मिलता है। और आप वर्क के साथ साथ स्टडी वीज़ा पे वहाँ पे जो है फोर्टनाइटली 48 आवर्स काम भी कर सकते हैं, यानी कि 24 आवर्स पर वीक आप जो है लीगली काम कर सकते हैं। सो अब हम बात कर लेते हैं GSR असेसमेंट क्राइटेरिया, जिसको जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट बोलते हैं। जैसे कि पहले 2024 में इसको GT बोलते थे, जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट। फिर उन्होंने मिड ऑफ द 2024 में इसको चेंज करके GSR कर दिया था या GST कर दिया था, जिसको जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट या जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट्स बोलते हैं। तो वो भी आपको मीट करनी होती है। उसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो जो यूनिवर्सिटी है आपकी एकेडमिक हिस्ट्री चेक करती है कि आपके कितने परसेंट मार्क्स हैं। फिर आपका स्टडी गैप देखती है। अगर तो आपने 12th की हुई है, आपका 1 साल से ज़्यादा का गैप नहीं चलेगा। अगर आपने मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई करना है तो है ज़्यादा का गैप भी चल जाएगा, एज लॉन्ग एज जो है आपके पास उसके प्रूफ्स हैं अपने वर्क एक्सपीरियंस के। इसके अलावा आपको रीजंस देने होते हैं अपनी जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट्स में कि आप जो है अपनी होम कंट्री में क्यों नहीं पढ़ना चाहते, ऑस्ट्रेलिया में ही क्यों पढ़ना चाहते हैं। इसमें आपको अपने कोर्स की रिलेवेंसी दिखानी होती है, अपनी पूरी इमिग्रेशन हिस्ट्री बतानी होती है कि आपने पहले किसी कंट्री में ट्रैवल तो नहीं किया हो। इसके अलावा आपके फैमिली मेम्बर्स की इमिग्रेशन हिस्ट्री भी वो देखते हैं कि आपका कोई भाई बहन पहले ऑस्ट्रेलिया में है, अगर है तो वो PR है, सिटीजन है, या 485 वीज़ा पे है, या स्टूडेंट है, किस वीज़ा पे है। इसके अलावा अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज यानी कि मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने जो भी अपना वर्क एक्सपीरियंस क्लेम किया हुआ है तो उसके आपके पास जो है सैलरी के प्रूफ्स भी होने चाहिए। जो कैश सैलरी है वो एक्सेप्टेड नहीं है। अगर तो आपका 4-5 महीने का गैप है फॉर आफ्टर योर बैचलर डिग्री डन, नो इश्यूज। अगर इससे ज़्यादा का गैप है तो मेक श्योर करें कि आपको जो है आपके बैंक अकाउंट में सैलरी भी आई हो। इसके अलावा आपको जो है एक स्ट्रॉन्ग SOP प्रोवाइड करनी होती है टू इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, जो कि आपकी SOP आपकी वीज़ा एप्लीकेशन में भी लगती है, और आपके जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं उसमें भी जो है आपकी SOP के क्वेश्चंस होते हैं जिनको जो है फिल करना होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल कैपेसिटी की, कि आपको वहाँ पे अगर पढ़ने के लिए जाना है तो आपके को जो भी स्पॉन्सर कर रहा है, जैसे आपके पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं तो उनके पास जो है कितने फंड्स होने चाहिए, या क्या क्या उनके ऊपर जो है रिक्वायरमेंट्स मीट होती हैं फाइनेंशियल कैपेसिटी जो स्पॉन्सर होते हैं आपकी उनके लिए। तो सबसे पहले तो जो आपके पेरेंट्स हैं उनकी जो है नॉर्मली 12 लाख की इनकम होनी चाहिए। करंटली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं 9 से 10 लाख की इनकम वालों को भी एक्सेप्ट कर रही हैं। अगर आपके दोनों पेरेंट्स वर्किंग है तो मेक श्योर करें कि उनकी जो इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं वो 12 लाख की हो। अगर आपका सिंगल पेरेंट है, वर्किंग है, मान लो आपके मदर होम मेकर हैं, फादर वर्किंग है, जहाँ आपके ओनली मदर वर्किंग है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो अगर उनकी 9-10 लाख की भी इनकम है तो भी जो है आपकी जो है जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट जो है क्लियर हो जाएगा, यानी कि GSR की आप जो है रिक्वायरमेंट्स मीट कर जाओगे। इसके अलावा जो आपका स्पॉन्सर है, आपके पेरेंट्स हैं, उनके पास अपने जो है वैलिड जॉब के या वर्क के या बिजनेस प्रूफ्स होने चाहिए। सो अगर स्पेशली आपके पेरेंट्स जो हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो उसमें जो है अगर आप MSME रजिस्ट्रेशन दे रहे हो, जो कि उद्यम रजिस्ट्रेशन होती है, उसको यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट नहीं करती। मेक श्योर करें कि आपके पास जो है GST रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स हो, और इसके अलावा अगर GST रिटर्न्स हैं वो भी हो। सो जो ITRs हैं वो प्रॉपरली मेंटेन्ड होनी चाहिए, यानी कि 2 से 3 साल की आप ITRs दे सकते हैं। वो सारी जो ITRs हैं एक ही साल में फाइल नहीं की होनी चाहिए सेम असेसमेंट ईयर में। इसके अलावा आपको अपनी ITR की जो है कंप्यूटेशन भी प्रोवाइड करनी होती है, जिसमें कंप्यूटेशन पे जिसमें CA ने क्लियरली मेंशन किया होता है कि ये जो इनकम है कहाँ से आई है। इसके अलावा अगर आप वहाँ पे लोन्स के साथ अप्लाई करना चाहते हैं तो जो अनसिक्योर्ड एजुकेशन लोन होते हैं वो ऑस्ट्रेलिया के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जो है मोस्टली यूनिवर्सिटी जो है सिक्योर्ड एजुकेशन लोन ही जो है एक्सेप्ट करती हैं, यानी कि आपने कोई जो है उनको घर के पेपर दिए हुए हैं, कोई रजिस्ट्री दी हुई है बैंक को। सो जब आपने जो है अपना लोन अप्लाई किया। इसके अलावा कोई भी पर्सनल लोन या अदर लोन जो है यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट नहीं करती, सिर्फ एजुकेशनल लोन ही जो है एक्सेप्ट करती हैं। इसके अलावा कोई भी अप्रूवल इन प्रिंसिपल लोन लेटर जो है रिक्वायर्ड नहीं होता लोन अप्लाई करने के लिए यूनिवर्सिटी से, जहाँ यूनिवर्सिटी की लेटर की कोई भी ज़रूरत नहीं होती, जो है आप अपनी ऑफर लेटर पे ही लोन अप्लाई कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर आपके पेरेंट्स का जीपीएफ, पीपीएफ या ईपी कोई भी फंड्स है उनके पास जो पड़े हुए हैं, तो मेक श्योर करें कि आप जो है वो फंड्स जो है उनके सेविंग अकाउंट में डिस्बर्स करा सकते हैं टू शो एज ए फाइनेंशियल प्रूफ। तो अगर हम फाइनेंशियल प्रूफ्स में बात करें तो टोटल जो है आपको $29,500 जो है अपने 1 ईयर के लिविंग एक्सपेंसेस दिखाने होते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, और इसके अलावा जो है 1 साल की ट्यूशन फीस प्लस $2,000 जो है आपके वो ट्रैवल एक्सपेंसेस दिखाने होते हैं। मान लो आपकी जो ट्यूशन फीस है $30,000 है, उसमें आप $29,500 जो है वो ऐड कर सकते हो लिविंग एक्सपेंसेस प्लस $2,000 जो है ट्रैवल एक्सपेंसेस ऐड कर लेते हो, तो आपके जो है टोटल $62,000 के जो है फंड्स बन जाते हैं। मोस्टली यूनिवर्सिटी की जो फीस है 25 से $30,000 की होती है, तो आपको जो है मिनिमम $60,000 के जो है फंड्स मेंटेन करने होते हैं, जो कि 3 महीने पुराने होने चाहिए। आपके पेरेंट्स के या स्पॉन्सर्स के अकाउंट में ये जो फंड्स हैं 3 महीने से मेंटेन होने चाहिए। तो जो $60,000 के वो फंड्स हैं, अगर आप उसको 55 से मल्टीप्लाई करोगे तो अराउंड 33 लैक्स बन जाते हैं। तो आप मेक श्योर करें कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया की ऑफर लेटर अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो है 30 से 35 लाख के जो है पुराने फंड्स पड़े हुए हैं। तो इसके साथ ही जो है आपकी जीटी क्लियर होगी, जहाँ जिसको जीएसआर या जीएसटी भी अब बोलते हैं। सो दिस इज़ द टोटल प्रोसेस फॉर ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा इन 2025। तो अगर आपको भी अपना ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा का प्रोसेस शुरू करना है तो आप हमें जो है अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टू चेक योर एलिजिबिलिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।